नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का संदेश करियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग एक नया एनालिसिस लेकर आए हैं कि 65 साल में बड़ी मुस्लिम जनसंख्या और हिंदू आबादी घटी। तो इससे संबंधित हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और इसी वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जब आबादी बढ़ी है मुस्लिम आबादी, तो इसी में रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम यानी मुसलमानों के लिए आरक्षण की एक व्यवस्था, इससे संबंधित भी हम लोग जानकारी इसी वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जो नया एनालिसिस जो हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें, तो इंडियन प्रेस की एक कटिंग है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन जो है ये क्या हुई है, हिंदू पॉपुलेशन आपको यहाँ पर घटी हुई दिखाई दे रही है। जो हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर घटी हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी को जो है वो क्या दिखाया गया है, ये बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि 43.15% जो है ये मुस्लिम आबादी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा जो है वाकया ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये पीएम की एक जो है एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा जारी किया गया, और जिसमें और भी धर्म से संबंधित मुद्दों को दिखाया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित। तो देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा यह जो रिपोर्ट जारी की गई है कि शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उससे संबंधित ये पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में जारी की गई है। और ये क्या है, एक क्रॉस कंट्री एनालिसिस है, यानी कि इसमें कहा जाए तो 167 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों को आंकड़ा पेश किया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें समीक्षा देवी, अब्राहम जोसेफ और अपूर्व कुमार मिश्रा क्या हैं, इसके द्वारा इन लोगों के द्वारा यह रिपोर्ट पूरी तैयार की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें आगे भी। तो जो यह रिपोर्ट है प्रधानमंत्री के जो एडवाइजरी काउंसिल की, इसमें अगर देखा जाए तो एक सुझाव के तौर पर ये देती है, यानी कि अगर आर्थिक संबंधित कोई जानकारी होती है, कोई सुझाव होता है, तो ये रिपोर्ट क्या होती है, इनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, जैसे कि अगर बात करें ईएसी, यानी कि जो ये संस्था है, जो ये बॉडी है, इसमें जो मेंबर की अगर बात किया जाए तो विवेक देवराज जो क्या है, नीति आयोग के क्या है, ये अध्यक्ष मेंबर हैं। और नीति आयोग के द्वारा ये जो सदस्य हैं इनको भी शामिल करके यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और भी इसमें कई लोग हैं, जैसे सीमा गोयल हैं, प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की। और भी इसमें लोग हैं जैसे नीति आयोग के एडवाइजर हैं, ये नीति आयोग से संबंधित ये भी हो जाएंगे। तो इन लोगों ने पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है और इसमें 167 देशों को शामिल किया गया है, न कि सिर्फ भारत को ऐसा ये डाटा पेश किया गया है। तो देखते हैं इससे संबंधित कि ये जो संस्था है, यह संस्था जिसमें ये चारों लोग शामिल हैं, तो ये किस तरह का काम करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये काउंसिल है ये प्रधानमंत्री की से संबंधित है, और ये क्या करती है, ये एडवाइस देती है, यानी सुझाव देती है। इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशू जो हैं, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित जो रिलेटेड इशू होंगे उस पर क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये क्या देती है, और स्पेशली किसको, तो प्रधानमंत्री को क्या करती है, यह एडवाइस देती है। और इसके जो अध्यक्ष हो कौन है, विवेक देवरा हैं, जो कि इसके क्या है, चेयरमैन है। तो इनके द्वारा यह रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। आगे देखते हैं इससे संबंधित कि जो एक और संस्था होती है, एक और इसमें डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कि कहते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं उनसे यह अलग है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करती है। और इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो ये इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो दोनों में अंतर है डिपार्टमेंट में, ये भी जानकारी रखेंगे। और दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जो ये संस्था ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी ये गैर सांविधिक संस्था है, अस्थायी है, और ये स्वतंत्र रूप से क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, इस संविधान में कहीं इसका किसी अनुच्छेद वगैरह में इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, और अगर देखा जाए इससे संबंधित जानकारी को, तो जो ये डाटा पेश किया गया वो है क्या आखिर में, तो आप देख सकते हैं एक नक्शा है जिसमें यहाँ पर आपको इंडिया को दिखाया गया। तो इंडिया में क्या है, जो बहुसंख्यक है, अगर बात करें हम बहुसंख्यक की, तो बहुसंख्यक की जो आबादी है यहाँ पर ये आपको घटी हुई दिखी।
दूसरा यहाँ पर बांग्लादेश और जो यहाँ पर भूटान आपको दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश में जो आबादी है ये क्या है, ये मेजोरिटी जो है, जिसकी आबादी जो है इस देश में अधिक है, उनकी संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। म्यांमार में भी क्या है, ये कमी है, और भारत में भी बहुसंख्यक की कमी है, और जो थोड़ी बहुत बढ़ी है वो कहाँ है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स भी है कि यहाँ पर 10 से 100 बढ़ा हुआ है और -10 से 0 है, जो इस ग्राफ को बता रहा है। ठीक है, आगे देखें इससे संबंधित और क्या है। तो जो ये रिपोर्ट है इसका टाइटल क्या है, टाइटल है शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी समुदाय है, उसमें क्या है को दिया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक जो हैं उनको दिया गया है, अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक की यहाँ पर परिभाषा वगैरह भी संविधान में हमारे नहीं है, ठीक है, कि माइनॉरिटी कौन होगा, ठीक है यहाँ पर। और अगर बात करें कि इसमें रिपोर्ट में कहा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने देशों को शामिल किया गया है, 167 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। और खासकर हम क्या बात करेंगे, इसमें हमारे पड़ोसियों को भी इसमें दिखाया गया है, जैसा कि बात हमने पिछले वाले अभी स्लाइड में किया। ठीक है, आगे देखा जाए जो ये रिपोर्ट है इससे संबंधित, तो यह जो रिपोर्ट है कह रही है कि 1950 में जो हिंदू आबादी थे वो कितने थे, 84% थे। और बाद में वर्तमान की अगर बात करें, जब तक रिपोर्ट का एनालिसिस किया गया है, ये 2015 का है, और 2015 का जब रिपोर्ट ये आया हुआ है तो इसमें 78% ये दिखाया जा रहा है। और इसमें सिर्फ मुस्लिम आबादी ही नहीं बढ़ी है, इसमें मुस्लिम के साथ ईसाई, बुद्धिस्ट और सिख की भी जनसंख्या बढ़ी है, जबकि यहाँ पर जैन और पारसी समुदाय की जनसंख्या घटी हुई दिखाई देती है। ठीक है, और देखा जाए जो ये रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट में बताया गया कि जो हिंदू आबादी है यहाँ पर कितना है, तो इसमें आबादी में 7.8% क्या है, यहाँ पर ये घटी हुई दिखाई देती है, जबकि मुस्लिम आबादी की बात करें तो कितना बढ़ी है, 9.84 थी 1950 में, और 2015 में कितना बढ़ गई, जितनी आबादी उसका ये कितना बढ़े हैं, तो 43.15 ये बढ़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा ये रिपोर्ट का दावा है। अब बात करते हैं, वही बातें इस रिपोर्ट में भी है जो कि आप इसको इसमें बताया गया है। और अगर कहा जाए तो 167 देशों में हमने देखा है इससे संबंधित जानकारी। और जो ये पीएम का जो पैनल है, जिसमें हमने अभी कहा कि यह किस तरह का है, तो ये कैसा है, गैर सांवैधानिक अस्थायी संस्था है जो भारत सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर मशविरा देता है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो स्टडी कहती है कि 84 थे, अब हो गए 78 65 सालों में, और जो 9.84 थे वो बढ़कर हो गए 14.09%। ठीक है, ये आबादी को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर कहा जाए इससे संबंधित जो आबादी यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर देखा जाए 1951 से लेकर वर्तमान स्वरूप में देखें तो 1951 में यहाँ पर एक डाटा पेश किया गया है, जो आप देख सकते हैं कि 84% यहाँ पर है, ये 9.4 है, और किस तरह से आबादी यहाँ पर घटती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो आबादी है वो 9.8 से क्या है, ये बढ़ती हुई यहाँ पर आबादी को दिखाया गया है, ये जो डाटा पेश करा है। और जो पड़ोसियों की भी बात हमने इसमें किया, अगर कहा जाए इसमें सबसे सर्वाधिक जो बढ़ोतरी दिखाई देती है तो बांग्लादेश में है, सबसे ज्यादा 18.5%, वहां के बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है, न कि अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ी है। ठीक है, ये डाटा यहाँ पर बताया गया है। अगर देखा जाए अपने पड़ोसियों में, अगर बात किया जाए यहाँ पर कि कौन कौन से पड़ोसियों में बढ़ी है और कौन कौन से पड़ोसियों में घटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यांमार में जो है जनसंख्या बहुसंख्यक की क्या है, ये 9.84 क्या है, माइनस हुई है। इंडिया में क्या हुआ है, -7.82% है। नेपाल में भी घटी है, मालदीव में बढ़ी है, अफगानिस्तान में थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई देती है, पाकिस्तान में भी बढ़ी है, श्रीलंका में बढ़ी है, भूटान में, और सर्वाधिक कहाँ पर बढ़ी है, तो ये बांग्लादेश में यहाँ पर क्या है, आबादी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। सर्वाधिक जो बढ़ी हुई बहुसंख्यक आबादी है वो बांग्लादेश की दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखें तो 1990 से लेकर 2015 के बीच दक्षिण एशिया का जो ये पूरा मैप आपको दिखाया गया है, कि जिसमें रेड कलर से आपको दिखाया गया है बांग्लादेश में, भूटान में सर्वाधिक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कम है, और माइनस में कहाँ पर है, तो भारत में है, और म्यांमार में क्या है, ये जनसंख्या में बहुसंख्यक आबादी घटी हुई है। ठीक है, अगर कहा जाए इससे संबंधित जो डाटा, यहाँ पर भी यही डाटा आपको दिखाया गया।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें कि जो 1992 से कार्य कर रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक जो शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की, जो 1992 से काम कर रहा है, और 2022 में इसका 5वां सर्वे आया। और इस 5वें सर्वे में बताया गया कि जो जनसंख्या है इसमें महिलाओं की जो प्रजनन दर है उसमें कमी आई है। जैसा कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में जो हिंदू आबादी है उसकी प्रजनन दर जो है वो 1.94 पहुंच गई है। यानी कि हिंदू महिलाएं जो हैं, अगर 10 महिलाओं की बात करें तो औसतन वो क्या करती हैं, 19 बच्चे पैदा करती हैं। अगर वहीं मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें तो वो क्या है, 10 महिलाएं जो हैं औसतन वो 23 बच्चे पैदा करती हैं। और यहाँ पर जो आबादी आपको दिखाई गई है कि जो प्रजनन दर है वो कितनी है मुसलमान महिलाओं में, तो ये 2.36 दिखाई गई है। और जो हिंदू महिलाओं में दिखाई गई है वो कितनी दिखाई गई है, 1.94 दिखाई गई है। इस हिसाब से ये डाटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बढ़ा हुआ डाटा दिखाई दे रहा है। यानी प्रजनन दर में बहुत ज्यादा का अंतर ये नहीं है, ठीक है, जैसा दिखाया गया है। ठीक है, अब कहा जाए यहाँ पर, लेकिन इससे संबंधित राजनीति भी हो रही है, क्योंकि कोई भी जनसंख्या जो यहाँ पर है वो कम है, और कम है तो अगर बढ़ोतरी हो रही है तो ज्यादा दिखाई दे रहा है, और कोई बढ़ी हुई जनसंख्या है तो उसमें थोड़ा सा भी क्या हो रहा है, कमी या ज्यादा हो रहा है, तो बहुत हल्का सा उसमें मार्जिन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर, लेकिन उस मुद्दे को भुनाया भी जा रहा है। तो मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर सबसे अधिक है, जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि 1992 में अगर बात करें तो 3.3 जो बच्चे थे औसतन बच्चे पैदा करते थे, और जो वर्तमान में क्या है 2015 में बात करें तो प्रजनन दर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहीं पर हमने बात किया प्रजनन दर क्या है, कम हुई है। और ये प्रजनन दर जो कम हुई वो सभी धर्मों में हुआ ऐसा। ठीक है, तो ये प्रजनन दर क्या है, 3.3 से ये क्या हो गई, 2.1 हो गई मुस्लिम महिलाओं, हिंदू महिलाओं में, सॉरी, ये हिंदू महिलाओं में ये प्रजनन दर कम है। और यहीं पर बात करें मुस्लिम महिलाओं में भी आपको देख सकते हैं कि 4.4 ये बच्चे पैदा कर सकते थे, जो कि क्या है 2.6 बच्चे हो गए। यानी प्रजनन दर क्या है यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी प्रजनन दर कम हो गई। और अगर बात करें यहाँ पर ईसाई जो थे 1992 में क्या थे, ये 2.9 बच्चे थे, और कितने हो गए, तो ये भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। प्रजनन दर जो है सरकारी आंकड़ा जो कह रहा है उसमें क्या है, ये घटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कोई जनसंख्या अगर बढ़ी घटी है तो उसमें मार्जिन दिखाया जा रहा है, वो बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है, और उसके वजह से ये रिकॉर्ड में आ जा रहा है। यानी जितनी जनसंख्या थी उसका परसेंटेज वो 43 पड़े हैं। ठीक है, यानी कि वो थे 9% समथिंग, तो उसका जो 14 है वो क्या है, वो 9 का क्या है 43% वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी आबादी का 43% वो बढ़े हुए दिखाई दे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब सवाल है कौन तेजी से बढ़ रहा है, तो 1992 में जैसे हमने पहले बताया कि 1992 पहली बार फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा आता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर क्या थी, 4.4 थी, और क्या थी, ये 44 बच्चे अगर पैदा कर सकते थे। तो 2019 से किस तक आते आते ये लगभग आधी हो गई। और हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 3.3 थी, तो ये क्या कर सकते थे, तो ये 33 बच्चे पैदा कर सकते थे, 33 बच्चे होते थे। ये 44 है और ये 33 का आंकड़ा है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों आंकड़ा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि प्रजनन दर क्या होती है, तो प्रजनन दर का मतलब होता है कि प्रजनन काल जो महिलाओं का औसतन है उसमें 49 साल की उम्र को 5 अलग अलग साल के 7 वायु वर्ग में क्या करते हैं, उसे बांट लेते हैं। और बांटने के बाद क्या करते हैं, उसमें से औसतन निकाला जाता है प्रजनन दर, और जो कि अलग अलग समुदाय में ये विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है ये क्या करता है, ये इन सब से संबंधित डाटा को कलेक्ट करता है। और भारत सरकार का जो क्या है, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इस सर्वेक्षण के लिए क्या है, ये समन्वय क्या करती है, तकनीकी मार्गदर्शन मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान से क्या लेती है, ये सहयोग के आधार पर ये कार्य करती है। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर ये मामला। ठीक है, अब बात किया जाए इससे संबंधित एक और चीज जो कि बहुत ही ज्वलंत ये राजनीति व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देती है, कि अब इसमें एक राजनीतिक मोड़ भी आ गया। जैसे कि कहा गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया, और उनसे संबंधित जो और भी नेता हैं उन लोगों के द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया कि रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम,
ये एक नया इसमें इसी विवाद से संबंधित एक मुद्दा और भी जुड़ गया है कि जब आबादी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो आबादी इनकी अगर कहा जाए कि मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, तो जब मुस्लिम आबादी अधिक हो जाएगी तो क्या कांग्रेस यानी जो विपक्ष है वो उन्हें रिजर्वेशन की व्यवस्था देगा, जैसा कि अलग अलग राज्यों में, उनके शासित राज्यों में क्या है, यह रिजर्वेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या ये पूरे देश में लागू कर देंगे? जैसा कि कुछ दिन पहले ही अभी ये वक्तव्य आया था कि नहीं, मुस्लिम आबादी को क्या करना पड़ेगा, आरक्षण लागू करना पड़ेगा, पूरी मुस्लिम आबादी को आरक्षण, वो भी धार्मिक आधार पर देने की बात की गई। चलिए देखते हैं क्या ये मामला है और कैसे इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान में कैसे चल रहा है। तो बात करें अगर, तो प्रधानमंत्री की क्या है, राजस्थान में एक रैली हुई, और राजस्थान में जब रैली हुई तो वहां पर राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में एक लोकसभा का इस समय चल रहा है चुनाव, उसमें उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या कर रही है, ये एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को क्या कर रही है, मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर दे रही है, जबकि धर्म के आधार पर देने का आरक्षण की व्यवस्था करने का संविधान में कोई प्रारूप नहीं। ठीक है, तो ऐसा मुद्दा उनके द्वारा ये उठाया गया। और उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं के सांसद जो हैं सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा ये बताया गया कि अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इस एवज में क्या करेगी कांग्रेस पार्टी, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को मुस्लिम को या मुस्लिम समुदाय को आरक्षण धर्म के आधार पर दे देगी। तो ये एक नया एक मोड़ आ गया इसी में कि पॉपुलेशन बढ़ी है और इस तरह के मुद्दे आने लगे, राजनीतिक मुद्दे छाने लगे। तो चलिए बात करते हैं आखिर ये बात है क्या और ये क्यों निकल कर आई, कि जो देश में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ये कैसे है। आरक्षण की व्यवस्था को हमारे संविधान में अनुच्छेद 16(4) के तहत इसका प्रावधान किया गया है, और जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 16(4) के अंतर्गत दी गई है, लेकिन इसमें कहा गया सामाजिक और आर्थिक पिछड़े के आधार पर सबको आरक्षण दिया जाता है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं। और इसमें मुस्लिम को भी आरक्षण मिलता है, लेकिन मुस्लिम को आरक्षण मिलता है उन मुसलमानों को जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, न कि सभी मुसलमानों को, जैसा कि अपने यूपी और बिहार बाकी राज्यों में होता है। लेकिन यहाँ पर जो है विवाद तब खड़ा हो गया जब कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमान लोगों को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था ओबीसी आरक्षण से निकाल कर करने की ये व्यवस्था शुरू कर दी गई। तो देखते हैं इसी आधार पर इन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा ये वक्तव्य जारी किया गया। तो देखते हैं आखिर है क्या मामला। तो बात करें कि अगर जो दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो इसमें नाम आता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 5 जो राज्य हैं इसमें शुरुआत हुई क्या, मुस्लिम आरक्षण देने की। और ये मुसलमान लोगों को आरक्षण देने की जो बात की गई वो धर्म के आधार पर दे दी। यही सबसे बड़ा यहाँ पर मिस्टेक है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाँ, उसमें जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े उनको दिया जाए, न कि धर्म के आधार पर दिया गया। तो ये मामला शुरू कहाँ से होता है, ये कर्नाटक से शुरू होता है। और कर्नाटक में क्या होता है कि पिछली जो बीजेपी की सरकार थी, उस बीजेपी की सरकार में क्या हुआ कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी वो 4% थी। कर्नाटक में मुसलमान लोगों को अलग से आरक्षण दिया जा रहा था और ये टोटल मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा था, न कि उसमें सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन। और इसके लिए क्या होता है कि जो वहाँ की सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने क्या कर दिया, लास्ट में जाते जाते वहाँ के जो सीएम थे सीएम बम्बई जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, यानी समाप्त कर दिया आरक्षण को। एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई वहाँ पर। अब जैसे ही आरक्षण को खत्म कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और वो पेंडिंग चल रहा है। अब क्या होता है, तो बीजेपी के विरोध में कांग्रेस कहती है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम क्या करेंगे, इस मुस्लिम आरक्षण को जो 4% अलग से दिया जा रहा था उसको पुनः लागू करेंगे। और ये 4% जो आरक्षण था, इसको बीजेपी ने क्या किया था, यह जो कोटा था 4% का, ये अलग करके लिंगायत और वो कालिंगा समुदाय को बांट दिया था 2-2% का। और जब ये बांट दिया गया तो इसके बाद ये कांग्रेस पार्टी आई और फिर से क्या कर दिया, ये 4% जो आरक्षण था वो लागू कर दिया कर्नाटक में। यहाँ पर मामला, और ये कैसे खुला, कैसे मामला, इसकी भी बात है कि जब वहाँ पर जो अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है इसमें एक जांच कराई तो सरकारी पीजी मेडिकल कॉलेज जो है उसमें 930 क्या थे सीटें थी,
930 सीटें जो थी, 930 सीटों में से 150 सीटों पर जो मुस्लिम समुदाय के लोगों का चुनाव हुआ, सीटें आरक्षित हो गई, मुसलमान वर्ग को दे दिया गया लाभ। लेकिन यह जो 4% है, यह रिजर्वेशन, उसमें से भी क्या है, ये तो 16% हो जाए। अब 16% जब हो गया तो ये विवाद गहरा गया कि 4% ठीक है आपने दिया, फिर 16% हो गया तो ओबीसी का जो आरक्षण है वहां तो मारा गया ओबीसी का। तो ये बातें यहाँ पर खूब फैलाई गई और इस पर बात भी होनी चाहिए, सही भी है कि आरक्षण का जो प्रक्रिया है उस दायरे में किया जाए, चाहे कोई भी समुदाय संबंधित हो। अगर पिछला और वर्तमान देखा जाए सिनारियो, तो तेलंगाना में क्या है कि 13% मुस्लिम आबादी है और वहां 4% आरक्षण मिलता है। और इससे पहले अगर बात करें तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री पहले थे चंद्रशेखर राव, उन्होंने क्या कर दिया, कहा था कि जो मुस्लिम आरक्षण वो 4 से 12% कर दिया जाए, और इसके बाद क्या है, केंद्र सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दिया। और कर्नाटक की बात करें जिससे चर्चा में आया है, तो 13% आबादी है और वहां पर 4% मुस्लिम आरक्षण वहां पर दिया गया था, जिसे बीजेपी ने खत्म कर दिया था, कांग्रेस ने पुनः लागू कर दिया। ठीक है, और अभी मामला कोर्ट में भी चल रहा है इससे संबंधित। अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में क्या है कि यहाँ पर 2005 से ही शुरुआत की गई 5% आरक्षण देने के लिए मुसलमानों को, और आरक्षण की सीमा 5% जैसे इन्होंने दिया तो ये चला गया 51% से बाहर, और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तमिलनाडु में क्या होता है, 90% जो मुस्लिम समुदाय है उसको आरक्षण के दायरे में लाया गया है, और ओबीसी का जो आरक्षण है यहाँ पर क्या कर दिया गया, 30 जो था उसे कितना कर दिया गया, 23% कर दिया गया था। और क्योंकि मुसलमान और ईसाई को सामाजिक जो है पिछड़े वर्ग से इससे हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी जानकारी से संबंधित थी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा सेशन से, कि आखिर जो ये मुद्दा है कि जनसंख्या बढ़ने से आरक्षण का मुद्दा जुड़ गया, कि जैसे जैसे जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है वहां पर आरक्षण की बात की जा रही है। और क्या ये अगर मुद्दा पूरे देश में ऐसा है तो क्या पूरे देश में ऐसे आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।